नमस्कार विद्यार्थियों। हम अपने पिछले वीडियो के अंतर्गत पारिस्थितिकीय अनुकूलन के अंतर्गत जलोद्भिदों के अंदर पाए जाने वाले अनुकूलन के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो के अंतर्गत हम मरुद्भिद पौधों के अंदर पाए जाने वाले पारिस्थितिकीय अनुकूलन के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। मरुद्भिद से हमारा तात्पर्य है ऐसे पौधे जो शुष्क आवासों में पाए जाते हैं, यानी जहां पर जल बहुत कम मात्रा में या जलाभाव वाली स्थिति के अंतर्गत पौधे अपना जीवन यापन करते हैं। क्योंकि ये पौधे जलाभाव या शुष्कता के प्रति सहिष्णु या इन्हें सहन करने की क्षमता पाई जाती है, और ये पौधे शुष्क परिस्थितियों के अंतर्गत जल की आवश्यक मात्रा उपलब्ध नहीं होने पर भी सक्रिय रहते हैं। तो इस प्रकार के पौधों को हम मरुद्भिद पौधे कहते हैं। शुष्क आवासों में पाए जाने वाले मरुद्भिद पौधों को चैंटेल ने उन शुष्क आवासों को अलग अलग श्रेणियां बताई है। ऐसे शुष्क आवास जो भौतिक दृष्टि से शुष्क हो, यानी इस प्रकार के आवासों के अंदर मृदा के अंदर जल को बांधे रखने की कैपेसिटी नहीं होती। ऐसे कह सकते हैं कि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत ही कम होती है। तो इन स्थानों में शुष्क जलवायु पाई जाती है। दूसरे हैं कार्यकीय रूप से शुष्क आवास। इन आवासों के अंदर मृदा में जल की मात्रा तो प्रचुरता में पाई जाती है, लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों के कारण, जैसे लवणीयता के कारण, पौधे इस जल को आसानी से अवशोषित नहीं कर पाते हैं। जैसे हम देखते हैं बर्फीले क्षेत्र या जो लवणीय क्षेत्र है वहां पर। तो इस प्रकार के क्षेत्रों को हम बोलते हैं कार्यकीय रूप से शुष्क आवास। और तीसरी जो कैटेगरी है शुष्क आवासों की, वो है भौतिक एवं कार्य की दृष्टि से शुष्क आवास। यानी तीसरी जो कैटेगरी है वो पहली और दोनों कैटेगरी दोनों मिला करके, यानी ऐसे आवास जहां पर ये दोनों कंडीशन है, यानी भौतिक रूप से भी जल उपलब्ध नहीं है, और अगर है तो कार्य की दृष्टि से भी पौधों के लिए वो अवेलेबल नहीं है। अब हम इन मरुद्भिद पौधों के अंदर इन विपरीत परिस्थितियों में शुष्क आवासों के अंतर्गत अपने आप को बनाए रखने के लिए, अपने आप को अनुकूलित करने के लिए, अपने आप को सहज बनाने के लिए किस प्रकार से है जो ये अपने अंदर अनुकूलन विकसित करते हैं, इन अनुकूलनों के बारे में हम है जो पढ़ने से पहले सबसे पहले मरुद्भिद पादपों का हम थोड़ा सा उसके आवास के आधार पर वर्गीकरण देख लेते हैं। मरुद्भिद पादपों के वर्गीकरण के अंतर्गत पहला है बलुकोद्भिद। जैसा कि नाम से पता चलता है कि ऐसे पौधे जो बालू आवास में पाए जाते हैं, रेगिस्तान के अंदर रेतीले टीले वगैरह दोहरे वगैरह होते हैं, उनके ऊपर है जो ये पाए जाते हैं। और वहां की मिट्टी कैसी होती है? बलुई या रेतीली मिट्टी। फिर है शैलोद्भिद, यानी ऐसे पौधे जो कि नग्न चट्टानों, शिलाखंड या पथरीली भूमि पर पाए जाते हैं। शीतोद्भिद, यानी इस प्रकार के पौधे अति न्यून तापक्रम में, जैसे टुंड्रा आदि जो है, या फिर ऊंची पर्वत चोटियां जहां पर बर्फ जमी रहती है, वहां पर पाए जाने वाले। लवणोद्भिद, यानी ये पौधे लवण युक्त मृदा या समुद्री तट पर जहां अधिक मात्रा में लवण पाए जाते हैं, उन आवासों में उगते हैं। और नेक्स्ट कैटेगरी है वो है अम्लोद्भिद, यानी ये ऐसे पौधे हैं जो इस प्रकार की मृदा में पाए जाते हैं जिसकी पीएच बहुत ही कम होती है, यानी जिसका पीएच का मान है जो 5 से कम होता है। तो इस प्रकार से मरुद्भिद आवासों की प्रकृति के आधार पर, है ना,
उनकी मृदा की प्रकृति के आधार पर अलग अलग प्रकार के मृदभिद पाए जाते हैं। अब हम जीवन चक्र की अवधि, आकारिकीय एवं कारिकीय अनुकूलन के आधार पर मृदभिद पादपों की श्रेणियों देखते हैं। अल्पकालिक मृदभिद, जैसा कि नाम से पता है अल्पकालिक, यानी मृदभिद आवासों में पाए जाते हैं, लेकिन ये कैसे होते हैं? अल्पकालिक। अर्थात इस प्रकार के जो पौधे होते हैं जलाभाव या शुष्कता की परिस्थितियों को टालने वाले हम कह सकते हैं, और या ऐसे कह सकते हैं कि जलाभाव से दूर रहते हैं। तो ये बरसात के दिनों में पौधे उगते हैं और थोड़ी सी अवेलेबल जल की मात्रा के साथ में अपना जीवन चक्र पूर्ण कर लेते हैं। ऐसे कह सकते हैं कि प्रतिकूल परिस्थितियों के आगमन से पूर्व ही अपने जीवन चक्र को ये पूर्ण कर लेते हैं। इस प्रकार के पौधों के अंतर्गत हमें मोलुगुस रवियाना, कैसिया टोरा, टेफ्रोसिया इत्यादि प्रकार के देखने को मिलते हैं। फिर है गुदेदार या मांसल मरुदभिद। इस वर्ग के पौधों के अंतर्गत पादप शरीर में जल संचय करने की अनूठी क्षमता होती है, क्योंकि इनकी आंतरिक संरचना में पतली भित्ति वाली मरुद्दि की कोशिकाओं की अधिक मात्रा पाई जाती है, और इन कोशिकाओं के अंदर पेंटोजन पदार्थ पाया जाता है जो कि जल अणुओं को परिबद्ध करने की कैपेसिटी रखता है। अतः इन गुदेदार पौधों को मांसल मरुदभिद भी कहा जाता है। और ये जो गुदेदार या मांसल मरुदभिद पौधे हैं ये दो प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। कुछ पौधों के अंदर तना गुदेदार होता है जैसे कैक्टस, नागफणी, और कुछ पौधों के अंदर पत्तियां गुदेदार होती है जैसे सालसोला, ब्रायोफिलम आदि। तीसरा है अमांसल मरुदभिद। वास्तव में यही ही सत्य मरुदभिद पौधे होते हैं जो कि शुष्कता या जलाभाव प्रतिरोधी कहे जाते हैं। इसका प्रमुख कारण यह है कि इनके पादप शरीर में अनेक कारिकीय, आंतरिकीय एवं आकारिकीय विशिष्ट अनुकूलन पाए जाते हैं, जिसकी वजह से ये दीर्घ काल तक इन मरुदभिद आवासों मरु आवासों जहां जलाभाव की स्थिति होती है में जीवन यापन कर सकते हैं। ऐसे पौधों के अंतर्गत यानी जो अमांसल मरुदभिद सत्य जो जीरोफाइट्स है उसके अंतर्गत लेप्टाइडिनिया पायरोटेक्निका, कैपेरस डेसिडुआ, कैलोट्रोपिस प्रोसेरा, है ना, जिजीपस जुजुबा इत्यादि है जो इस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। अब हम देखते हैं कि मरुदभिद पौधे अपने आप को मरु आवासों में यानी जलाभाव वाली स्थिति में किस प्रकार से अनुकूलित करते हैं। उसके अंतर्गत सबसे पहले उनके अंदर पाए जाने अनुकूलनों की श्रेणी के में हम आकारिकीय अनुकूलन के बारे में अध्ययन करते हैं। आकारिकीय अनुकूलन के अंतर्गत सबसे पहले हम देखते हैं कि उनके मूल के अंदर क्या विशेषताएं पाई जाती है। तो मूलें जो होती है उन पौधों के अंदर जो मरु आवास में पाए जाते हैं भूमि में चारों ओर फैली हुई व सुविकसित होती है। साथ ही साथ जो रूट सिस्टम है वो बहुत ही अधिक गहराई तक कई पौधों में है जो 30 मीटर तक की यानी 90 से 100 फीट की गहराई में है जो देखने को मिलता है। पर्वतंत्र और मूल तंत्र का जो लंबाई अनुपात है शूट रूट रेशियो जो है वो लगभग 1:4 पाया जाता है। यानी मरुस्थलीय आवासों में अगर जब पौधे पाए जाते हैं तो यहाँ जलाभाव की स्थिति होती है, यानी जो वाटर लेवल होता है वो अधिक गहराई में होता है, जिसके फलस्वरूप पर्रों की तुलना में मूल तंत्र अधिक वृद्धि करता है। यानी ऐसे कह सकते हैं कि पर्रों और की तुलना में मूल तंत्र लगभग 4 गुना अधिक वृद्धि करता है। मूल वृद्धि दर सामान्यतः अधिक पाई जाती है, वो हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि उनका रेशियो अधिक है तो सीधी सी बात है कि पर्रों की तुलना में मूल के अंदर वृद्धि दर अधिक मात्रा में देखने को मिलती है। मूल रोम और मूल गोप सुविकसित होते हैं क्योंकि मरु आवास में पाए जाते हैं तो जल का पहले वैसे भी अभाव ही होता है और जो अवेलेबल जल की मात्रा है वह उसको अधिक दक्षता के साथ में उपयोग करने के लिए इन पौधों के अंदर मूल रोम और मूल गोप सुविकसित होते हैं। अब हम देखते हैं स्तंभ के अंदर पाए जाने वाले आकारिकीय अनुकूलन। मरुदभिद पौधों के अंदर अनेक प्रकार के अनुकूलन पाए जाते हैं तनों के अंतर्गत, जो कि इन पौधों को इन आवासों में रहने के लिए अनुकूलित बनाता है। पौधे का ये जो भाग है ये वातावरण से सीधा संपर्क में रहता है और इसके अंदर पाए जाने अनुकूलनों के अंतर्गत हम देखते हैं कि अधिकांशतः पौधों के अंदर जो तना होता है वो कैसा होता है, काष्ठीय होता है।
तो अधिकांश मरुद्भिद पौधे कैसे होते हैं? काष्ठी होते हैं, और ये बहुवर्षीय शाक, झाड़ी एवं वृक्षों के रूप में हमें देखने को मिलते हैं। कुछ मरुद्भिद पौधों में तना भूमिगत होता है, जैसे एलोवेरा, अगेयो, सेकेरम आदि। तना अत्यधिक शाखित होता है, जैसे सिटुलस, सार्कोस्टिमा। शाखित होने के साथ साथ इनकी शाखाएं तो बिल्कुल ही पास पास सटी हुई होती है। स्तंभ पर बहुकोशिकीय रोम और मोम आवरण का पाया जाना, यानी इन आवासों में उगने वाले पौधों के तनों पर बहुकोशिकीय रोम पाए जाते हैं। जैसे हम बात करें तो अर्निबिया एवं कैलोट्रोपिस में। इसके अलावा कुछ पौधे जैसे कैलोट्रोपिस के तने और पत्तियों दोनों की सतह पर है जो मोम का आवरण पाया जाता है, जो कि प्लांट सतह से होने वाले जल हानि को रोकते हैं। शाखाओं का कंटक में रूपांतरण। कई मरुद्भिद पौधे जैसे यूफोर्बिया, सोलेंडम आदि में जो तने की जो शाखाएं होती है वो है जो कांटों में रूपांतरित हो जाती है। मरुस्थलीय पौधों के अंतर्गत स्तंभ के अनुकूलन की बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण जो अनुकूलन है वो है पर्णाभ स्तंभ और पर्णाभ पर्व का पाया जाना। पर्णाभ स्तंभ की बात करते हैं तो पर्णाभ स्तंभ में जो नागफणी के अंदर देखने को मिलता है, जिसके अंतर्गत जो तना होता है वह रूपांतरित होकर के पत्ती के समान चपटा और हरा हो जाता है, और इस प्रकार के तने के रूपांतरण को हम पर्णाभ स्तंभ कहते हैं। पत्तियां गिर जाती है और गिरने के बाद में ये पर्णाभ स्तंभ है जो पर्ण का कार्य करता है, अर्थात प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को अंजाम देता है। और इसी तरह से एस्पेरेगस के अंदर तने की जो एक्सिलरी ब्रांचेस होती है, कक्षस्थ शाखाएं, वो हरी एवं सूच्याकार हो जाती है, और इन एक्सिलरी बड्स के रूपांतरण को हम पर्णाभ पर्व कहते हैं। यानी पर्व है जो पर्ण लाइक स्ट्रक्चर में बदल जाता है, जिसे हम पर्णाभ पर्व कहते हैं। तो पत्तियों के गिर जाने के फलस्वरूप पत्तियों की अनुपस्थिति में ये पर्णाभ पर्व है जो प्रकाश संश्लेषण का कार्य करता है। नेक्स्ट हम देखते हैं मरुस्थलीय पादपों में पाए जाने वाले पर्ण भाग की अनुकूलताएं। अनेक पौधों के अंदर पत्तियां आशुपाती होती है, यानी थोड़े समय के बाद ही वो गिर जाती है। तो ऐसे पौधों को हम आशुपाती पौधे कहते हैं, जैसे लेप्टाडेनिया, कैपेरिस आदि। पर्ण कंटक व सल्कों में रूपांतरित होती है। जैसे नागफणी में पत्तियां पर्ण जो होती है वो कंटक में स्पाइन्स में बदल जाती है। कुछ अन्य पौधे जैसे रस्कस है, कैजुएराइना है आदि में पत्तियां जो स्केल्स में रूपांतरित या अपासित हो जाती है। तो उपयुक्त सभी जो संरचनाएं हैं इनका एक ही कार्य है कि पौधे के अंदर वाष्पोत्सर्जन की दर को कम करना। पर्णफलक आकार में छोटा, सतह चमकीली व चिकनी। अनेक मरुद्भिद जो पौधे होते हैं उनके पत्तियों का आकार छोटा होता है, और जिन पौधों की पत्तियां बड़े आकार की होती है उनमें पत्तियों की सतह चमकीली व चिकनी होती है, जिससे क्या होता है, जो तीव्र प्रकाश होता है वह पत्तियों की सतह से रिफ्लेक्ट हो जाता है, जिसकी वजह से पत्ती का तापमान कम हो जाता है और वाष्पोत्सर्जन की दर गिर जाती है। कुछ मरुद्भिद पौधों के अंदर पत्तियां हैं जो नुकीली व सूच्याकार भी होती है, जिसके फलस्वरूप पर्ण का क्षेत्रफल कम हो जाता है और वाष्पोत्सर्जन की दर कम हो जाती है। पत्तियों पर रोम और सिलिका का आवरण पाया जाना। अनेक जो मरुस्थलीय पौधे हैं उनकी पत्तियों के ऊपर मोम और सिलिका का आवरण पाया जाता है। जैसे हम बात करें तो कैलोट्रोपिस में
तो मोम और सिलिका का जो ये सॉरी पत्तियों पर रोम और सिलिका का जो आवरण है, ये है जो जलाभाव की परिस्थिति में पौधों को जल हानि रोकने से बचाता है। पर्ण की सतह पर बहुकोशिकीय रोमों की उपस्थिति, शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्रों में तेज हवाएं व आंधियां चलती रहती है, अतः ऐसे स्थान पर उगने वाले मरुद्भिदों, जैसे हम बात करें अल्नीबिया की पत्तियों के अंदर हमें बहुकोशीय रोम देखने को मिलते हैं। इन रोम का जो कार्य होता है वो होता है बाह्य त्वचा एवं पर्णरंध्रों को कवर करके वाष्पोत्सर्जन की दर को कम करना। यानी जो बाह्य त्वचा और जो स्टोमेटा है पर्णरंध्र, उनको डायरेक्ट है जो वायु की संपर्क में आने से रोकना। पर्णवृंत का पर्णाभवृंत में रूपांतरण। ऑस्ट्रेलियन अकेसिया, जिसको हम ऑस्ट्रेलियन बबूल बोलते हैं, उसके अंतर्गत जो उसके पर्णक होते हैं, क्योंकि इसके अंतर्गत द्विपक्षीय संयुक्त पर्ण पाई जाती है, पर्णक गिर जाते हैं, लेकिन इसका जो पर्णवृंत होता है वो पत्ती के समान चपटा एवं हरा हो जाता है, तब पौधे के लिए प्रकाश संश्लेषण का कार्य करता है। तो इस प्रकार की रूपांतरित जो पर्णवृंत की संरचना होती है उसको बोलते हैं पर्णाभवृंत, यानी वृंत था वो पर्ण में रूपांतरित हो गया। तो अब इन पौधों में जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है वो पर्णाभवृंत के द्वारा संपन्न की जाती है। तो ये है जो वाष्पोत्सर्जन को कम करने की एक युक्ति है। फिर अनुपर्ण का कांटों में रूपांतरण। कई मरुद्भिद पौधे जैसे जिजिपास, कैपेरेस, प्रोसोपिस आदि के अंदर जो अनुपर्ण होते हैं वो कांटों में बदल जाते हैं। मरुस्थलीय आवासों में पाई जाने वाली एक बीजपत्री जो घासें होती है, जैसे एमोफिला, एग्रोपाइरोन, है ना, हुआ आदि में क्या होता है कि जलाभाव या शुष्कता के समय पत्तियां मुड़ करके गोलाकार या नलिका के रूप में लिपट जाती है, यानी वो रोल्ड हो जाती है। और ये जो पत्तियां गोल होकर के जो सिमट जाती है, ये कार्य उन पर्ण की जो बाह्य त्वचा है, ऊपरी बाह्य त्वचा, उसके अंदर विशिष्ट प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है जिन्हें हम मोटर कोशिकाएं कहते हैं, उसके फलस्वरूप है जो ये रोलिंग प्रक्रिया संपन्न होती है। तो मोटर या आवर्धक कोशिकाओं की उपस्थिति है जो इन मरुस्थलीय आवासों में उगने वाली घासों के अंदर अनुकूल है, जिसके फलस्वरूप क्या होता है, जो पर्ण फैली हुई होती है वो रोल होने से उसका है जो क्षेत्रफल या आयतन कम होने से वाष्पोत्सर्जन की दर कम हो जाती है। अब हम आंतरिक अनुकूलन के बारे में देखते हैं। मरुस्थलीय पादपों के अंतर्गत आंतरिक अनुकूलन में हम देखते हैं कि बाह्य त्वचा पर लिग्निन व क्यूटिन की परत पाई जाती है। कुछ मरुद्भिद पौधे जैसे कैलोट्रोपिस में बाह्य त्वचा के ऊपर मोम या सिलिका का हमें डिपोजिशन देखने को भी मिलता है। बाह्य त्वचा पर बहुकोशीय की रोमों की उपस्थिति, कैलोट्रोपिस, प्रोसेरा आदि के अंदर हमें बहुकोशीय के रोम देखने को मिलते हैं। इन रोमों का कार्य है जलाभाव यानी वायु को सीधा संपर्क में आने से प्लांट भाग के रोकना, तने की बाह्य सतह पर गर्त और उभार का पाया जाना, केजुराइना एफिड्रा जो तना होता है उसकी बाह्य रूपरेखा अपन देखते हैं तो उसके अंदर हमें उभार एवं गर्त, रिज एंड ग्रू देखने को मिलती है। और गर्तीय स्थानों के अंदर यानी खांच के अंदर है जो रंध्र पाए जाते हैं। तो इस प्रकार के रंध्रों को हम बोलते हैं धंसे हुए रंध्र। और इससे क्या फायदा है कि धंसे हुए रंध्रों के कारण रंध्र सीधे है जो वायु के संपर्क में नहीं आते हैं, जिसके फलस्वरूप वाष्पोत्सर्जन की दर कम हो जाती है।
अधोत्वचा सुविकसित व दृढ़ की कोशिकाओं से निर्मित होती है। मृदुविद आवास में पाए जाने पौधों के अंतर्गत अधोत्वचा और सुविकसित होती है, साथ साथ उसके अंतर्गत दृढ़ की कोशिकाओं की बहुलता होती है। वलकुट सुविकसित यांत्रिक ऊतकों की बहुलता, वलकुट भाग जो होता है वो है जो सुविकसित और उसके अंदर यांत्रिक ऊतक है ना, जैसे स्थूलकोणोत्तक, दृढ़ोत्तक इत्यादि की बहुलता होती है। म्यूसिलेज द्वारा जल संग्रहण की प्रवृत्ति, म्यूसिलेज जो मांसल या गुद्देदार पौधे होते हैं उनके अंदर म्यूसिलेज पाया जाता है। म्यूसिलेज कोलोइडी प्रकृति का होता है और जल को आबद्ध करके रखता है, जिसके फलस्वरूप इन पौधों के अंदर जल संग्रहण की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। एंडोडर्मिस जो कोशिकाएं होती है, अंतःत्वचा की कोशिकाओं में स्टार्च कण है जो पाए जाते हैं, तो कभी कभी हमें एंडोडर्मिस के अंतर्गत कैस्पेरियन पट्टिकाएं भी देखने को मिलती है। अब हम महत्वपूर्ण पढ़ रहे हैं लक्षण, वो है सावन उत्तक। मृदुविद पौधों के अंतर्गत सावन उत्तक पूर्णतः विकसित होते हैं। हम सभी जानते हैं कि मृदुविद आवासों में जल का अभाव या जल की कमी रहती है, तो ऐसे आवासों में जहां पर जल का अभाव या जल की कमी है, पौधों को जीवित रहने के लिए, पौधों को अपनी जल की आपूर्ति पूर्ण करने के लिए वे अपने सावन उत्तक को हाईली डेवलप्ड कर लेते हैं। अर्थात इन पौधों के अंतर्गत फ्लोएम की तुलना में जाइलम अधिक विकसित होता है और सावन बंडलों की संख्या में वृद्धि होती है तथा इनका एक जाल बन जाता है। जाइलम उत्तक की वाहिकाएं बड़ी आकृति की एवं लंबी होती है और इसकी भित्तियों पर लिग्निन का स्थूलन अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में देखने को मिलता है और साथ ही साथ फ्लोएम के अंदर बास्ट फाइबर्स का बाहुल्य होता है। मृदुविद पौधों के अंतर्गत द्वितीयक वृद्धि उपस्थित होती है, जिसके फलस्वरूप हमें इन पौधों के अंतर्गत सुविकसित एन्युल रिंग्स, कॉर्क एवं छाल इत्यादि देखने को मिलती है। अब हम देखते हैं कार्यकीय अनुकूलन। शुष्क परिस्थितियों के प्रति सहनशीलता व प्रतिरोध की क्षमता इन पौधों में पाई जाती है। वाष्पोत्सर्जन दर में न्यूनता, क्योंकि इसके अंदर विभिन्न प्रकार के पादप भाग, जड़, तना, पर्ण सभी के अंदर है जो इस प्रकार की अनुकूलताएं पाई जाती है, जिसके फलस्वरूप वाष्पोत्सर्जन कम से कम हो। फंसे हुए रंध्रों का पाया जाना, जैसा कि हमने देखा था कि नीरियम इत्यादि के अंदर जो रंध्र है जो फंसे हुए गर्त में पाए जाते हैं, जिसके फलस्वरूप डायरेक्ट हवा के संपर्क में नहीं आते हैं और वाष्पोत्सर्जन कम से कम होता है। मांसल पौधों में जलबद्धता की विलक्षण क्षमता का मांसल पौधों के अंदर म्यूसिलेज पाया जाता है। म्यूसिलेज के अंदर है जो पेंटोजेंस पाए जाते हैं, उनके वो कोलोइडी प्रकृति के होते हैं और वो है जो जल को अपने साथ में बाउंड करके रखते हैं। तो ये है जो जल को संचित करने की एक युक्ति है। और जो मांसल पौधे, जो गुदेदार पौधे होते हैं, उनके अंदर रंध्र दिन में नहीं खुल करके रात्रि में खुलते हैं, जिसके फलस्वरूप, क्योंकि दिन में है जो तापमान अधिक होता है और जिसके फलस्वरूप वाष्पोत्सर्जन अधिक मात्रा में होता है, अतः रंध्र रात्रि में खुलते हैं, जिसके फलस्वरूप रात में तापमान कम होने के कारण वाष्पोत्सर्जन की मात्रा कम होती है। मरुस्थलीय आवास में उगने वाले पौधों के अंदर श्वसन गुणांक सदैव 1 से कम या 0 होता है। कोशिका द्रव्य की परासरण सांद्रता अधिक होती है। ये तमाम इत्यादि जो कार्य की अनुकूलन है, इन पौधों को मरुस्थलीय आवासों के लिए अनुकूलित बनाए रखते हैं। तो अभी हमने मरुस्थलीय पादपों के अंदर पाए जाने अनुकूलों के अंतर्गत आकारिकीय अनुकूलन,
आंतरिक अनुकूलन एवं कार्यकीय अनुकूलन के बारे में विस्तार से अध्ययन किया। मृष्टलीय पादपों के अंदर इन तीनों प्रकार के अनुकूलनों के द्वारा ये पादप मरु स्थलों यानी शुष्क आवासों के अंदर जलाभाव की स्थिति में भी अपने आप को अनुकूलित कर लेते हैं और अपनी वृद्धि करते रहते हैं। धन्यवाद।